दोस्तों ये एक ऐसा फोन है जो कि टोटली इम्पॉसिबल लगता है। मतलब इस फोन के बारे में सुनोगे, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ UFS 3.1 स्टोरेज आता है, 108 MP का रियर कैमरा है, लेकिन उसके अंदर आपको OIS देखने को मिलता है। और हाँ, ये फोन 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है 13 MP का, सेल्फी में 50 MP का कैमरा, और वो भी 4K 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। 5000 mAh की बैटरी है, 68 वॉट की चार्जिंग है। यार सब कुछ देखने को मिल रहा है इस फोन के अंदर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कि मैं इसे इम्पॉसिबल फोन कह रहा हूँ, ये सब 25,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अंदर जो बेस मॉडल है वो तो 23,999 का है, वो भी बिना किसी ऑफर के साथ। ऑफर डिस्काउंट लोगे तो कीमत और कम हो जाएगी। और ऐसे ही 24,999 में 12,256 वाला मॉडल है, उसकी कीमत भी और कम हो जाएगी अगर डिस्काउंट लगाओगे तो। मतलब इतनी सारी चीजें इस फोन में आकर पैक कैसे कर दी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Infinix Zero 30 5G की। अब देखा जाए तो Infinix ने एक ऐसी चीज यहाँ पे पुल ऑफ कर दी है जो कभी सोचा नहीं था अंडर 25,000 में देखने को मिलेगी। और इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर फोन काफी ज्यादा सॉलिड है। तो चलिए बात करते हैं आखिर इस फोन में क्या अच्छा है हार्डवेयर के टर्म्स में, और ये भी बात करेंगे क्या खराब है सॉफ्टवेयर के मामले में भी इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना, आपको सारी सच्चाई पता लगेगी। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे डिस्प्ले की। डिस्प्ले है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग के साथ अप टू 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। और हाँ, यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है सामने की तरफ, और कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है, ये भी एक फायदा है। और हाँ, रिफ्रेश रेट को हमने हर जगह चेक किया, 144 हर्ट्ज सेट करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्ले 144 हर्ट्ज पे ही चलता है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है। यस, यानी कि गेम वगैरह खेलने हैं, यानी कि स्मूथनेस चाहिए, वो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही बात करें प्रोसेसर का क्या, यार प्रोसेसर भी इस फोन में Dimensity 8020 है, जो कि देखा जाए तो काफी पावरफुल है। 6nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और 8020 के बारे में बात कर तो अंडर 25,000 रुपीज में आने वाला ये सबसे सही प्रोसेसर है भाई। देखो 25,000 रुपए से कम में जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी इस प्रोसेसर के साथ वो अच्छी है, क्योंकि आमतौर पे प्रोसेसर हमने 30,000 के सेगमेंट में देखा है। 25,000 या उससे नीचे अगर ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, एक काफी अच्छी डील यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जो स्टोरेज है वहां पर भी कॉस्ट कटिंग ना करते हुए UFS 3.1 दिया है इन्होंने, ऊपर से डुअल सिम है और 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है यहाँ। लेकिन भाई बात करें फोन के हाईलाइटिंग चीज, जैसे की बात कर रहे कैमरास की, तो उसकी बात क्या, देखो 108 MP का OIS कैमरा है, इसके साथ ही 13 MP का अल्ट्रा वाइड है। आमतौर पे दूसरी कंपनियां 8 MP का अल्ट्रा वाइड देती है, वो भी है। और हाँ, एक यूजलेस कैमरा भी दे रखा है इस फोन के अंदर, वो अगर नहीं भी देते ना तो भी मेरे को ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं। और हाँ, सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 सेंसर डाला है। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो 4K 60 FPS में कर सकते हैं, और अगर इमेजेस भी क्लिक करता हूँ तो वो भी काफी सही देखने को मिलती है। अब देखो इन्फिनिक्स का फोन, इतना मैं बता सकता हूँ कि इमेज प्रोसेसिंग जो है इट इज नॉट द बेस्ट इमेज प्रोसेसिंग। सिंपल सी भाषा में बोलना चाहूंगा कि फोन का कैमरा अच्छा है, लेकिन इन्फिनिक्स के जितने भी फोन्स आए ना उनमें से काफी अच्छा है। इससे मैं बेस्ट इन क्लास कैमरा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हार्डवेयर काफी सॉलिड दिया, फीचर रिच तो दिए इन्होंने ऑन पेपर सारी चीजें, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इमेज की प्रोसेसिंग के अंदर, ये बात मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इन्फिनिक्स ने अभी तक जितने भी फोन यहाँ पर निकाले ना उनमें से काफी सही कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करें तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही फोन का वेट भी यहाँ पे 187 ग्राम है और 8.1 mm की थिकनेस है। अगर बैटरी के बारे में बात करें तो वो भी काफी सॉलिड है, 5000 mAh की, और 68 वॉट की चार्जिंग को ये फोन यहाँ पे सपोर्ट करता है। और हाँ, चार्जर जो है वो भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही इस फोन में आपको NFC भी देखने को मिलता है। और बात करें तो सारी चीजें बैलेंस करके डाली गई है, सेंसर्स में भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी, यहाँ तक कि वाइड वन L1 भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और अगर कंटेंट कंजम्पशन करना है, गेमिंग करनी है, और इवन डिजाइन और लुक्स के बारे में बात करें तो यार यहाँ पे लिटरली काम किया गया है। लेकिन बात करें आखिर प्रॉब्लम क्या है इस फोन के साथ, यार प्रॉब्लम जो मेरे को पर्सनली लगती है ना वो यार इसके XOS सॉफ्टवेयर में। हालांकि Android 13 बेस्ड तो उन्होंने डाला है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मेरे को आउटडेटेड लगता है, थोड़े से ब्लोटवेयर यहाँ पे ज्यादा लगते हैं, और UI ऐसा लगता है कि इसको और अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि इन्फिनिक्स के अगर मैं पुराने फोन से कंपेयर करूं, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी और इंप्रूव होना बाकी। सॉफ्टवेयर अपडेट में भी सिर्फ एक मेजर एंड्रॉइड वर्जन को प्रॉमिस किया जा रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस, जहां पे देखा तो थोड़ा सा और काम किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल पैकेज उन्होंने पैक किया है इस बार इन्फिनिक्स Zero 30 के अंदर,
वो काफी इंप्रेसिव लगता है। जो हार्डवेयर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी सॉलिड है और जो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है वो काफी अच्छा है। और देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार 20 से 25,000 रुपए के सेगमेंट को इस फोन के साथ इन्फिनिक्स वाले फाइनली क्रैक कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों को सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से अच्छा हार्डवेयर लेना चाहते हैं, शायद ये फोन उन लोगों के लिए हो सकता है। कई जगह इन्फिनिक्स वालों ने यहाँ पे काम कर दिया। अगर सॉफ्टवेयर वगैरह सुधार लेना, सच बता रहा हूँ, रियलमी Xiaomi वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इन्फिनिक्स से आगे चल के यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी कहानी इन्फिनिक्स 030 5G की। आप लोग को ये फोन यहाँ पे कैसा लगा नीचे कमेंट बात बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप चलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।